BSTV की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूँ मैं शरद। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया जी। निर्मला जी, बहुत स्वागत है आपका। सवालों के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निर्मला भूरिया जी आज राजनीति के जिस मुकाम पर हैं उसकी शुरुआत महज 25 साल में हो गई थी। हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी राजनीति में एक बड़ा कद रखते थे और उन्हीं की विरासत को आज निर्मला जी संभाल रही हैं। निर्मला जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि महज 25 साल की उम्र में विधायक बन जाना, क्या लगता है कि वो कौन से कारण रहे या कौन से समीकरण रहे जिसकी वजह से आपको राजनीति में आना पड़ा? आप जानते हैं कि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया एक लंबे समय से राजनीति में रहे। प्रदेश की और इस देश की राजनीति में वो एक जाना माना नाम रहे और पृष्ठभूमि मुझे राजनीतिक मिली और इसलिए 25 साल और कुछ महीने बाद तो मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं मेरी राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। इसलिए चूँकि परिवार में पापा थे ही, तो राजनीतिक लोगों का आना जाना ये सारी चीज़ें रही और इत्तेफाक से फिर राजनीति में आना हुआ। जिला पंचायत का चुनाव एक समय था कि डायरेक्ट हुआ करता था और उसमें झाबुआ की जो जिला पंचायत की सीट थी वो महिला अध्यक्ष के पद के हो गई और सबका आग्रह था कि लड़ो आप चुनाव में। उस समय कॉलेज कर रही थी और चुनाव लड़ना है ऐसा करके आग्रह किया और सहज पापा ने ये पूछा कि चुनाव लड़ोगी क्या, तो मैंने सहज रूप से कह दिया हाँ लड़ूंगी मैं। और इस तरह से फिर इससे पहले कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे। ठीक है, परिवार राजनीतिक था लेकिन ऐसा कहीं सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे या चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब से फिर शुरुआत हो गई और चुनाव फिर लड़ते गए और आज इस मुकाम पे हैं, यही रहा। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ एक तो महिला होना और फिर उस क्षेत्र की अपनी परेशानियाँ, क्योंकि ट्राइबल का क्षेत्र है, वहाँ एजुकेशन को लेकर और भी तमाम जो परेशानियाँ हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। राजनीतिक तौर पर आपको कितनी परेशानी हुई जब आपने ये फैसला किया कि आप राजनीति में रहेंगी? उस क्षेत्र को पहले तो समझना और फिर वहाँ पर लोगों के बीच जाना, ये कितना चुनौतीपूर्ण था? ये वहाँ कहीं न कहीं महिलाओं के लिए और ये है कि एक अच्छी चीज़ उसको माना जाता है। ऐसा नहीं कि कई बार कहीं उसमें ये रहता है ना कि भाई लड़कियों का जन्म लेना या उसको थोड़ा वो माना जाता है। लेकिन आदिवासी समाज ऐसा समाज है कि जहाँ लड़कियों का होना उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और आज भी समाज में ये परंपरा और ये चीज़ें चली आई है कि बच्चियों को, महिलाओं को महत्व देते हैं। और चूँकि मेरा जन्म वहाँ का है, मैं पली बड़ी वहाँ पे हूँ और वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के समाज को, वहाँ की भाषा को, सबको अच्छी तरह से जाना मैंने। लेकिन घर से जब निकली और साथ जाने लगी पापा के, तो थोड़ा अलग माहौल ज़रूर, क्योंकि घर से निकलो एक पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना और उससे हटके राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि हर तरह के लोगों से मिलना होता है राजनीति के क्षेत्र में। और थोड़ा नया ज़रूर लगा लेकिन पिताजी का बृहद हस्त रहा, तो इस तरह की कोई ज़्यादा परेशानियों का भी ये कहो कि सामना नहीं करना पड़ा। पर ये है कि हाँ, किसी भी फील्ड में जाओ आप, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक क्षेत्र हो या और कोई सी भी फील्ड हो, वहाँ आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है और यही हमारे पापा ने यही सिखाया है। और निश्चित तौर पर वही सीख शायद आपको आज
इस मुकाम तक लेकर आई है। मुझे ये भी पता चला है कि आपके पिता भले ही राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम थे और ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में, लेकिन बावजूद इसके मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक आप विधायक बन गई थी, उसके बावजूद बस से अपने क्षेत्र से भोपाल तक आती थी विधानसभा का जो सत्र है उसमें भाग लेने के लिए। हाँ, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। और शुरू से पहला चुनाव जब मैंने जीता था उस समय ना कोई इतने साधन थे और ना ही कुछ ऐसी सुविधाएं थी। पापा जरूर सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें ऐसी आदत नहीं डाली या ऐसी लग्जरीज ज़िंदगी जीने की, वो कभी इस पक्ष में नहीं रहे। तो मैं विधायक बन गई, तब भी मैं हमारे दूसरे जोबट से और अलीराजपुर से भी जो विधायक थे, तो एक बस चलती थी हमारे यहाँ, वो सरकारी बस रोडवेज की चलती थी, और उसी में बैठ करके हम जब विधानसभा चलती थी या दूसरी जो बैठकें होती थी, तो शाम को वहाँ 8 बजे झाबुआ से बैठते थे और सुबह 5 साढ़े 5 बजे यहाँ वो बस आती थी। तो यहाँ आते थे और जाते भी उसी से थे। 8 बजे यहाँ से बस चलती थी और सुबह वो 4:30 बजे 5 बजे वहाँ उतारती। लेकिन उसमें भी अच्छा लगता था हमको। बस में हम लोग 3-4 और रास्ते से भी कई और भी विधायक, मैं नहीं और भी लोग आते थे, तो हम लोग रिजर्व रहा करती थी उस समय में। विधायकों के लिए लिखा रहता था उसमें कि ये विधायक जी के लिए रिजर्व सीट है, और बस में सफ़र किया। और एक बार नहीं 5 साल तक मैंने उस बस में सफ़र किया और उसी से आती थी मैं। वैसे तो राजनीतिक तौर पर आपने बहुत जो मुकाम है वो हासिल किए हैं, लेकिन मैंने देखा था कि जब कैबिनेट मंत्री की आपने शपथ ली यहाँ पे 25 दिसंबर को, और उसके बाद जब आप अपने क्षेत्र में गई तो अपने पिता को याद करके आप भावुक हो गई थी। कौन सा बात थी या कौन सी बात थी या कौन सा क्षण था जिसको याद करके आपको रोना आ गया? देखिए, जब भी ये कहूँ कि पिताजी की बात आती है तो मेरे लिए भावुक करने वाले क्षण होते हैं, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने दिया है हमें, और आज जो कुछ भी है वो उन्हीं की बदौलत है। और आज मैं हूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर आज वो होते तो शायद ये वो देखना चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ बन जाए और कुछ करे, और वही आज महसूस होता है कहीं न कहीं कि आज उन्हें होना था। आज वो देखते तो शायद बहुत खुश होते हैं। और जब भी इस तरह का वाक़या आता है या इस तरह की बात आती है जहाँ उनका ज़िक्र आता है, तो ये कि मैं भावुक हो जाती हूँ। और कई बार इन सवालों से बचना भी मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आएगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल ये क्षण होगा। और जब भी उनका ज़िक्र आता है तो कहीं न कहीं अपने आप वो भावुकता आ जाती है। बिल्कुल रहता है, और जहाँ भी वो होंगे निश्चित ही आपकी उपलब्धि को देखकर खुश होंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जब उन लोगों के बीच में जाना जिनके साथ में आपके पिताजी ने काम किया, फिर उसी जनता के बीच में जब आप जाती हैं तो निश्चित है भावुक हो जाना स्वाभाविक सी बात होती है। मैं अतीत से थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाहूँगा, आपकी जिम्मेदारियों पर मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला है महिला एवं बाल विकास विभाग, एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट किसी भी सरकार के लिए होता है। क्या आपकी प्लानिंग है इस डिपार्टमेंट को लेकर, और क्या कुछ आप आने वाले दिनों में खास तौर से महिलाओं पर जो फोकस्ड है उसको लेकर करने वाली हैं? देखिए, मुझे जैसा कि आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मुझे मिला है, और ख़ासकर महिला बाल विकास। और हम ये कहते हैं कि आधी पीढ़ी का नेतृत्व, और पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 75% 75% लोगों का नेतृत्व कर में, उसमें हम बच्चों को भी जोड़ लें, महिलाओं को भी जोड़ लें, और हर तरह से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा जो तबका है वो इस विभाग में सम्मिलित होता है। और जब मैंने इस डिपार्टमेंट में मैं आई, और अभी कुछ ही समय, कुछ ही महीने मुझे हुए हैं, और कोशिश करी है मैंने इसे समझने की, इसे देखने की, और सब कुछ अभी और कोशिश कर रही हूँ। और मेरी सरकार का और
भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का भी ये फोकस है कि हम महिलाओं के लिए क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बैठेंगे और उस प्रयास करेंगे कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ा दायरा है आपके डिपार्टमेंट का काम करने का, उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हैं महिलाओं से रिलेटेड हैं, बच्चों के पोषण से रिलेटेड हैं। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें आपने जानकारी दी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिन जगहों पर नहीं हैं वहाँ पर खोलने को लेकर गवर्नमेंट एक नए प्लान पे काम कर रही है कि हर जगह पर जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो खोले जाएं। इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्लान है आपका? हम आंगनवाड़ी को अपना बेस मानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे उसमें आते हैं और शुरुआत होती है बच्चे की कि घर होता है, घर के बाद फिर आंगनवाड़ी होती है, झूला घर होता है। तो हम सबसे पहले तो ये है कि वो जहाँ शिशु जा रहा है, छोटा बच्चा जा रहा है, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए ताकि वो घर से वहाँ जा सके और उस वातावरण में रह के और वो अपनी शुरुआत कर सके। और इसलिए हमारी कोशिश है, हम देखते हैं कि अभी बहुत सारी आंगनवाड़ियाँ हमारी भवन नहीं है, मुझे स्वीकार करने में कोई उसमें वो नहीं है कि बहुत सारी हमारी ऐसी जगह हैं, ऐसे गांव हैं कि वहाँ आंगनवाड़ी भवन नहीं है, कहीं किराए से चल रहे हैं, किसी कार्यकर्ता के घर में चल रहे हैं या किसी स्कूल का भवन मिल गया तो वहाँ चल रहे हैं। तो मेरा और मेरे विभाग का और हमारी सरकार का की ये कोशिश है कि सबसे पहले हम वो आंगनवाड़ी भवन दे, ऐसा वातावरण दे वहाँ, और कि वहाँ पे बच्चे जा सके, वहाँ रह सके, कुछ घंटे वहाँ रह करके खेल सके। और इसीलिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने जो हमारी कुछ विशेष पिछड़ी जातियां हैं जैसे बेगा है, सहरिया है, इनके लिए वहाँ जो जातियां हैं कुछ पॉकेट में हैं वो 4-6 जिलों में, तो उनको कैसे हम ऊपर उठा सके और उनको कैसे मुख्य धारा में जोड़ सके, तो उसके लिए वहाँ एक अलग तरह का पैकेज दिया है सभी डिपार्टमेंट। तो बातचीत के इस सिलसिले को हम आपके साथ जारी रखेंगे। अभी जो डिपार्टमेंट है आपका अतीत है उसके बारे में सवाल हुए, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो फिर कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे होंगे। तो चर्चा का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बातचीत का ये जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री निर्मला भूरिया जी के साथ जारी है। निर्मला जी, अब मैं इस सेगमेंट में कुछ पॉलिटिकल सवाल भी आपसे करना चाहूँगा। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण योजना या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, लाडली बहना योजना जो सरकार ने शुरू की थी चुनाव से पहले, उसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष कह रहा है कि ये जो योजना है वो सिर्फ जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जा रहे हैं केवल तभी तक के लिए है और चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि बतौर विभाग की मंत्री आप ये स्पष्ट करें कि इस योजना को लेकर सरकार की प्लानिंग क्या है। देखिए, ये योजना एक महती योजना है हमारी सरकार की और ख़ासकर हमारी माता बहनों के लिए उनको ध्यान में रख के और इस योजना को बनाने का काम किया था। और विपक्ष का तो काम है, देखिए कोई सी भी योजना आप लेकर के आइए, उसमें कुछ न कुछ कमियां निकालने का काम वो विपक्ष का रहता ही है। और कोई सी भी अच्छी से अच्छी भी योजना आप लेकर के आए तो वो उसमें कुछ न कुछ मीन मेख निकालेंगे, नकारात्मक चीज़ें ढूंढने का काम करेंगे। तो ये तो विपक्ष का काम है। और लाडली बहना योजना की जहाँ तक बात है, तो जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से हमने हर महीने हमारी बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने का काम किया है।
और आगे भी ये योजना चलती रहेगी। इसमें कोई इस महीने तो समय से पहले भी किया है। समय से पहले इसलिए क्योंकि त्यौहार आ रहे थे, सारी चीज़ें आ रही थी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि त्यौहार आ रहे हैं तो बहनों के खाते में पैसे जाना चाहिए, और इसलिए हमने 1 तारीख को ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। और आने वाले समय में भी ये योजना चलेगी, तो इसमें विपक्ष की बिल्कुल ये गलत वो है, और चलेगी ये योजना। अच्छा, एक विषय, क्योंकि अब चुनाव का जो प्रचार है वो एक तरीके से शुरू हो गया है, आप पहले जो लिस्ट है बीजेपी की वो भी आ गई है। एक विषय परिवारवाद को लेकर बहुत खड़ा हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको संबोधित किया तो उन्होंने कहा भी, परिवारवाद को लेकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव जो एक बड़े नेता हैं, उनका बयान आया, उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवार को लेकर टिप्पणी की। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, परिवारवाद जो है उसमें लगातार कई तरह की बहस होती है, और हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा रहता है। कि कई बार ये रहता है कि एक ही परिवार, जैसे लालू जी का ले लो या दूसरी जगह ले लो, तो एक ही परिवार वो शुरू से, मतलब पार्टी भी वही चलाते हैं, और सरकार बनी तो सरकार भी वही चलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और दूसरी जगह भी वो चीज़ें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो वो सही, क्योंकि कहते हैं कि इन चीज़ों को हम लोगों को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कई बार आ जाती है कि परिवार के, मतलब ऐसा भी नहीं है कि परिवार के लोग बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। अगर किसी में योग्यता है और वो राजनीति में अपने दम पे कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, या ऐसी चीज़ है, एक पूरा का पूरा कुनबा या राजनीति में या इस तरह का उस तरह का तो विरोध शुरू से पारिवारिक तौर से हमारे प्रधानमंत्री जी भी करते आए हैं, तो वो ठीक भी है उस तरह से कि परिवार से कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए। एक बयान अभी हाल ही में राहुल गांधी का आया, मध्य प्रदेश में वो अपनी जो यात्रा है वो लेकर निकल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान एक बयान आया जिसमें जो काफ़ी चर्चा में है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी इस देश के ये चाहते हैं कि आप मोबाइल देखें, भगवान का नाम लें और भूखे मर जाएं। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं व्यक्ति भूखे मरे, ऐसी कोई स्थिति है। और राहुल जी का तो क्या कहना है, वो उनके मुंह से जो निकल जाता है वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं वो हंसी का पात्र बनता है। कोई आम व्यक्ति भी, राजनीतिक व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन आम व्यक्ति भी ये सोचेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है व्यक्ति। तो ये उनकी जो बात है, जो कहते हैं, वो ना तो कोई उनका वेट रहता है और ना कोई तवज्जो देता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता उनका कहना। ये धर्म अपनी जगह है, व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा, मोबाइल की अपनी महत्ता है, मोबाइल भी देखेगा, धर्म से जुड़ा व्यक्ति पूजा भी करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो भूखे, सुबह व्यक्ति पूजा करता है, मोबाइल अपने उसमें आ गया तो मोबाइल भी देखेगा, काम भी करेगा, हर चीज़ करेगा। तो ये तो कोई मायने नहीं रखता उनकी बात। अच्छा, अभी हाल ही में आप लोग पूरी कैबिनेट, जो मोहन कैबिनेट है, वो सभी अयोध्या गई, भगवान रामलला के आप लोगों ने दर्शन किए, विशेष विमान भोपाल से अयोध्या तक गया। ये योजना कैसे बनी, क्यों, क्या प्लान था? और जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना जो अनुभव है वो भगवान रामलला के दर्शन का साझा करें। देखिए, सभी की इच्छा थी कि रामलला के दर्शन करें, और 22 तारीख को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने वहाँ पे पूजन अर्चन की शुरुआत की, तो हम लोग सब लाइव देख रहे थे, और बड़ी तादाद, हज़ारों की संख्या में अपने अपने क्षेत्रों में बैठ कर के लाइव देख रहे थे। और लाइव देख रहे थे उस समय ये एहसास हो रहा था कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब हमको दूर से देखने में ही इतना आकर्षक और इतना प्रभावी दिख रहा था कि सबकी ये इच्छाएं थी कि हम लोग वो जाएं। और कहीं ना कहीं यह था कि भीड़ भाड़ थी तो उस समय तो नहीं जा पाए, लेकिन सबका ये आग्रह था कि वहाँ हम अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें, और सहज सबकी इच्छा हुई। और हम लोग सभी हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि पूरी
कैबिनेट को लेकर के वहाँ गए और रामलला के दर्शन किए। और जब दर्शन करने के लिए गए तो एक अलग तरह का अनुभव वहाँ पे हमें देखने को मिला कि ऐसा लगता था कि वहाँ आप खड़े रहें और देखते रहें बस। तो राहुल गांधी जी को भी आप सलाह देंगी कि वो भी जाएं हाँ, और हाँ, वहाँ की ऊर्जा को महसूस करें? क्यों नहीं जाना चाहिए। हर नागरिक को वहाँ दर्शन करना चाहिए। हमारे रामलला तो सबके हैं, अब वो उनको लगते हैं कि नहीं लगते हैं ये अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए, उसमें क्या है। अच्छा, लेकिन वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इवेंट है, एक तरीके का इवेंट बना देते हैं, आप लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं तो उसको एक इवेंट बना देते हैं। देखिए इवेंट कैसा भाई, आजकल जो मीडिया का चीज़ है, तो अब ये भी तो घूम रहे हैं, ये जो यात्रा कर रहे हैं, तो ये इवेंट से कम है क्या? आप हम लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं, अगर उसको इवेंट कह रहे हैं तो ये जो यात्रा लेके चल रहे हैं ये भी तो इवेंट से कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो है। दर्शन करना हमारा धार्मिक वो है कि हम गए वहाँ पे और हमें इच्छा थी हमारी कि हम वहाँ पूरी कैबिनेट के साथ जाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ जाएं, एकजुटता के साथ में हम वहाँ रामलला के दर्शन करें। और हमारा तो ये है कि हम जाएंगे तो अभी हमारे कार्यकर्ताओं को लेके भी जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पे। और वहाँ आप देखेंगे कि हर प्रदेश से हजारों की संख्या में रामलला के दर्शन और अपनी अपनी संस्कृतियों को साथ में लेकर के और लोग वहाँ जत्थे के जत्थे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो ये कुछ तो है वहाँ पे। एक सवाल जो छूट गया, मुझे लगता है कि पूछना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। अभी तक ये देखने में आ रहा था कि उनकी यात्रा जहाँ भी जा रही थी तो ओबीसी का एक मुद्दा है वो उठा रहे थे, लेकिन यहाँ देखने में आया कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा आई और ख़ास तौर से धार और बदनावर का जो क्षेत्र है वहाँ पर उनकी यात्रा थी, तो उस यात्रा में उन्होंने आदिवासियों का भी मुद्दा अब उठाया है। तो उनको लगता है, क्या आपको लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर ये विषय उठाना इस वक्त चुनाव में ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा उनके लिए? अब समझदार हो गया है आदिवासी, वो नहीं रहा कि आप ये सोचें कि सदियों पहले जो समाज था वो अब पढ़ लिख के आगे बढ़ गया है। वो किसके साथ रहना है, किस पार्टी के साथ रहना है, वो अच्छी तरह से जानता है। और हम लोग जीत के आए हैं, उन क्षेत्रों से अच्छे वोटों से जीत करके आए हैं। और ये सामने है कि आदिवासी कोई ऐसा किसी के कहने से या राहुल जी के आ जाए या उनके पक्ष में बातें करके आ जाए तो उनके बहकाव में आने वाला नहीं है। वो समझता है, अपना अच्छा बुरा समझता है, किस पार्टी के साथ में रहना है, ये समझता है वहाँ का आदिवासी। इसलिए उनके कहने में या बहकाव में आने वाला नहीं है वहाँ का आदिवासी। निर्मला जी, अब हम अपने साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव में हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप चुनाव से संबंधित जो कुछ मुद्दे हैं उन पर भी मैं आपकी राय चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने फैसले किए, खास तौर से केंद्र सरकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लव जिहाद को लेकर एक तरीके से सख्त जो कानून है वो मध्य प्रदेश में भी बना, इस तरीके की जो घटनाएं होने दी, 3 तलाक को लेकर भी जो सख्त कानून बना, जो लागू किया गया, आपको क्या लगता है कि ये जो सारे विषय हैं वो महिलाओं के बीच में ये जो चुनाव है आने वाला उसमें उनके बीच में रहेंगे ये मुद्दे? क्यों नहीं रहेंगे, ये मुद्दे प्रभावित करते हैं कहीं न कहीं। लव जिहाद का मामला हो या 3 तलाक का जो मामला है, कहीं न कहीं वो महिलाओं से संबंधित है। और जो महिलाएं इसको महसूस करती है और जिन्होंने इसे झेला है, जो इस दौर से गुजरी हैं, वो खुल कर के इस बारे में बोलती हैं और जानती हैं। और सख्त मुझे तो लगता है कि कब से इस तरह के कानून बन जाने थे और ये सारी चीज़ें होनी थी, लेकिन बहुत अच्छा वो हुआ है और सख्त से सख्त इस मामले में कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हम लोगों को मिलेगा। और निर्मला जी, ये मेरा अंतिम सवाल है इस साक्षात्कार का। मैं चाहूँगा कि आप ने सारे विषयों पर अपनी राय रखी। आपके अतीत के बारे में हमने बात की, आपके डिपार्टमेंट के बारे में बात की, पॉलिटिकल भी कुछ सवाल रहे। एक जो विषय महिलाओं से रिलेटेड है वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। इस दिशा में आपको क्या लगता है कि जो मोहन सरकार है या आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जो माहौल है वो महसूस करवाया जा सके? देखिए, हमारी सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारी पार्टी की भी एक संवेदनशील विषय है ये महिलाओं के प्रति कि हम किस तरह से
सुरक्षा उनको दे सके। और इसलिए लगातार ये कोशिश है। अभी एक सेमिनार था, चाहे वो पॉक्सो एक्ट वाली चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी ये विभाग संभाला है, तो हम गृह विभाग से मिल करके, क्योंकि इससे रिलेटेड है वो, तो मिल करके ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम जैसे कॉलेज हो या स्कूल हो या दूसरी ऐसी जगह हैं, वहाँ पर के जाकर के इस तरह की जागरूक कर सके लोगों को भी और हमारी बच्चियों को भी, और किस तरह से हमें करना चाहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हम जागरूकता के लिए, हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, इसके लिए तो कार्यक्रम करते हैं और हर तरह के आयोजन भी करते हैं, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है कि हमें इस तरह के, जहाँ बच्चे हैं, कम उम्र के लड़के हैं और कॉलेज में पढ़ने वाले हैं और ये है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी हमें इस तरह का करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, हम बच्चियों को समझा रहे हैं कि आपको किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन हमारी पारिवारिक जो पृष्ठभूमियाँ हैं किसी भी समाज की, आप देख लो तो लड़के और लड़कियों में आजकल तो उसमें बहुत सुधार हो गया है, बहुत हम दोनों को बराबर का दर्जा देते हैं। लेकिन मेरी ये व्यक्तिगत वो है कि कहीं ना कहीं हमें लड़कों को भी इस तरह के वो करके, और मैंने अपने विभाग को ये कहा भी है, सलाह भी और कहा भी, हम लोग जाएंगे भी कि लड़कियों के कॉलेज में भी तो जाते हैं, लड़कियों की कॉलेज में भी हम जाते हैं, सेमिनार भी करते हैं, उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम लड़कों को भी समझाएं, उनसे क्यों ना डायलॉग करें या क्यों ना उनसे बात करें कि हमें किस तरह का वो करना चाहिए। हम तो सरकार और हमारा विभाग और हमारे मुख्यमंत्री, हम तो सब लोग इसमें लगे ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाज की जो चीज़ें हैं वो भी हम लोगों को इसमें सम्मिलित करना पड़ेगी। हमारी समाज सेवी संस्थाएं हैं और हर तरह से सबको लग करके हमको इस वातावरण को सुधारना पड़ेगा, तभी एक बेहतर समाज और एक बेहतर माहौल तैयार कर पाएंगे। तो निर्मला भूरिया जी, आपने हमें समय दिया, हमारे हर सवाल का आपने बेबाकी से जवाब दिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगा। तो BSTV की आज की खास पेशकश में बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV।